हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.4 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लैंग्वेज के जो है टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये 30 अंक का होता है। ठीक है, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस वी डॉट देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको सेकेंड ऑप्शन। देखिए, वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग अक्सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, अतः रिक्त स्थान में आपको हैव बीन एक्सपेक्टिंग का उपयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ही सेड टू मी go home. Which of the following sentences correctly expresses the above sentence in indirect speech? तो देखिए, दो का जो होगा ये थर्ड ऑप्शन देखिए, यानी ही टोल्ड क्या होगा, ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलेंगे तो ही टोल्ड मी टू गो होम क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी टू गो होम हो जाएगा। देखिए, प्रश्न जो है डायरेक्ट स्पीच में है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही टोल्ड मी टू गो होम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। देखिए, यहाँ पे है द फैक्ट्स ऑफ द केस वर ऑब्सकर्ड बाय द स्पीच ऑफ द डिफेंस काउंसिल। देखिए, यहाँ पे है OBSCURED। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो प्रयोग देखिए OBSCURED का प्रयोग अस्पष्ट करने के अर्थ में किया गया है। ठीक है, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये होगा क्लेरिफाइड, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, क्लेरिफाइड। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको क्लेरिफाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रतिबिंबित। ठीक है, प्रतिबिंबित होना। ठीक है, उसके बाद है इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट मतलब होता है व्याख्या करना। इलस्ट्रेट मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। और एक्सिबिट मतलब होता है आपको, एक्सिबिट मतलब होता है दर्शाना। ठीक है, एक्सहिबिट मतलब होता है दर्शाना। ठीक है, एक्सिबिट मतलब दर्शाना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का अर्थ होता है आपको, क्लेरिफाई का होता है स्पष्ट करना। ठीक है, स्पष्ट करना। ठीक है, क्लेरिफाई स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 है कि सन द डेंजरस पाथ व्हाट इज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस। तो देखिए 4 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा लेट द डेंजरस पाथ बी शन्ड। ठीक है, सन द डेंजरस पाथ का हो जाएगा, V1 से शुरू हो रहा है तो ये हो जाएगा लेट द डेंजरस पाथ बी शन्ड। तो देखिए, प्रश्न जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव हो जाएगा लेट द डेंजरस पाथ बी शन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ माइटी। तो देखिए, माइटी जो है ये एडजेक्टिव है। माइटी क्या है, एडजेक्टिव। इसका जो अर्थ होता है ये होता है महाबली। ठीक है, महाबली पराक्रमी। ठीक है, महाबली पराक्रमी यानी पोसेसिंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव पावर और स्ट्रेंथ, वेरी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, फोर्सफुल, ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो कहता है अपोजिट। तो देखिए, इसका जो अपोजिट हो जाएगा ये हो जाएगा आपको वीक, WEAK वीक। ठीक है, माइटी का अपोजिट हो जाएगा वीक, WEAK। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको माइटी क्या होगा, वीक क्या होगा, तो अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कहता द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन ऑफ वॉर इज। तो देखिए 6 का जो राइट आंसर होगा सेकेंड होगा, ये हो जाएगा MEN, मैन ऑफ वॉर। ठीक है, तो मैन ऑफ वॉर का प्लूरल हो जाएगा मैन ऑफ वॉर। ठीक है, उसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ डिजीज डेट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। तो 7 का होगा 3 ऑप्शन कॉन्टेजियस। तो देखिए यहाँ पे जो है 7 ए डिजीज डेट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टेजियस। इसके बाद है इन INCURABLE इनक्यूरेबल मतलब होता है आपको असाध्य। क्या होता है? असाध्य। ठीक है, असाध्य। उसके बाद देखिए इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस मतलब क्या होता है? तो इन्फेक्टियस मतलब होता है संक्रामक। क्या होता है? संक्रामक। ठीक है, संक्रामक। और यहाँ पे संक्रामक और फटल FATL, फटल का अर्थ होता है घातक। क्या होता है? घातक। ठीक है, घातक होता है। उसके बाद है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है आपको, कॉन्टेजियस मतलब होता है स्पर्श, स्पर्श संचारी, स्पर्श संचारी। ठीक है, स्पर्श संचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8। कहता है रवि डॉट लिविंग हर फॉर 6 months सप्लाई करेक्ट टेंस फॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का रवि हैज़ बीन लिविंग सिंस रवि हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 6 months। ठीक है, तो देखिए आता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। वाक्य में समयावधि स्पष्ट है। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इसका जो संरचना होगा ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, प्लस डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 9 से 11 तक आता है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। साहित्य ने मानवीय संवेदनाओं की गहन व्याख्या होती है। धर्म नैतिक मूल्यों की परीक्षा के साथ कतिपय आदर्श एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। साहित्य में इन मूल्यों तथा आचार संहिता के जो है अनुरूप जो है पात्रों के चरित्र का निर्माण होता है। कथानक चाहे कहीं से भी लिया गया क्यों न हो, परंतु उसका केंद्र बिंदु वही आदर्श होता है। यह आदर्श धर्म के नाम पर मानव समुदाय पर एक प्रकार से नैतिक के मानदंड के रूप में स्थापित है। यदि मानव समाज ने इन मूल्यों की अवहेलना की तो उन्हें धर्मच्युत ठहराकर बिरादरी से बहिष्कृत करने की परिपाटी भी आवश्यक माना गया है। एकरूपता समस्त साहित्य में अंतर्वाहिनी के रूप में जो है परिलक्षित होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिपादन का अर्थ होता है। तो प्रतिपादन का अर्थ होता है निरूपण। ठीक है, प्रतिपादन का अर्थ निरूपण। नेक्स्ट कहता अवहेलना का अर्थ है। तो अवहेलना का अर्थ है तिरस्कार। अवहेलना का अर्थ तिरस्कार, यानी फर्स्ट ऑप्शन। 11 है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा साहित्य और मूल्य। साहित्य और मूल्य। क्वेश्चन नंबर 12 कहता यह घर मेरा है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो 12 का होगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण परिभाषा ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण यह घर मेरा है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो 13 का हो जाएगा आपको प्रशासनिक नियंत्रण, यानी थर्ड ऑप्शन। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल यानी प्रशासनिक नियंत्रण, इसका हिंदी होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होता प्रशासनिक कार्रवाई। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मतलब होता प्रशासनिक कार्रवाई। ठीक है, उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी मतलब होता प्रशासनिक योग्यता। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वेनियंस मतलब होता प्रशासनिक सुविधा। नेक्स्ट 14 है कि कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द जिससे किसी क्रिया के परिमाण या निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पूर्णतया, थोड़ा, सर्वथा, पर्याप्त। उदाहरण कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 है
कि स्वदेशी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो तीसरा ऑप्शन सौ जोड़ उद्देश्य। स्वदेशी का संधि विच्छेद होगा सौ जोड़ उद्देश्य। स्वदेशी में गुण संधि है, तो इनमें अ जोड़ उ बराबर ओ होता है। नेक्स्ट 16 है कि नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नीलिमा शब्द में ई माँ, हर्ष ई माँ कर्मा, यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 17 का होगा 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जिसे किसी क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा सा, अंशतः, पूर्णतः, सर्वथा, पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, राम ने कार खरीदी है वह पुरानी है। ठीक है, राम ने जो कार खरीदी है वह पुरानी है। नेक्स्ट, कहता जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द। तो देखिए 19 का हो जाएगा फर्स्ट, अज्ञात। तो जो न जाना गया हो के लिए एक शब्द है अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो लक्षणा कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है। उदाहरण, पेट में आग लगी है। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फिर है कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो 21 का देखिए, 21 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 4 ऑप्शन, 4 यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए क्रिया वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, इसका पद जो है परिचय निम्न है, जैसे क्रिया का प्रकार वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल। ठीक है, क्रिया का प्रकार वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, ठीक है, और काल। नेक्स्ट देखिए 22, कहता इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? तो देखिए 22 का तीसरा ऑप्शन निगोर। ठीक है, निगोर हिंदी उपसर्ग नी से बना है, जबकि कमसीन में कम में उपसर्ग जो है कम में उपसर्ग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। उसने गोल्ड मेडल जीता होगा, उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। तो 23 का होगा सेकंड ऑप्शन, संदेह क्या होगा? संदेहार्थक। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा सेकंड। संदेहार्थक जो है वृत्ति वाले वाक्य हैं जिनमें संदेह के साथ साथ जो है बात की जाती है। उदाहरण, उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। ठीक है, संदेहार्थक। नेक्स्ट, नई समीक्षा शब्द का सर्वनाम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? सेकंड ऑप्शन, स्पिनगार्ग ने। ठीक है, तो नई समीक्षा शब्द का प्रथम बार प्रयोग पश्चिमी चिंतक स्पिनगार्ग द्वारा किया गया था। 25, कहता इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? तो देखिए आग का पर्यायवाची है आपको दूसरा, अनल। तो आग का पर्यायवाची है अनल, वायु का पर्यायवाची है अनिल, संताप का पर्यायवाची है दुख, परिताप का है भय। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है? तो 26 का होगा आपको संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग। ऑप्शन देखिए 26 का 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जिसका, जैसे, जो कि, सो, जितना, उतना आदि। उदाहरण, जो सोता है सो खोता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया। ये सब है संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, कहता है जो ध्वनियाँ 9 स्वर हैं, 9 व्यंजन हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो 27 का होगा तीसरा, अयोगवाह। ठीक है, क्या है? अयोगवाह है। तो अयोगवाह ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंग और अयोगवाह वर्ण है। नेक्स्ट
दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो 28 का होगा फर्स्ट विशाल। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के गुणों को की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बुरे लोग, साफ बस्ती, विशाल वृक्ष। ठीक है, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। नेक्स्ट 29 कहता देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों, पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? 29 का फर्स्ट श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में सुधार के लिए विकल्प सुझाए थे। इनमें जो है इनमें पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिखाया। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो फर्स्ट अप्रत्याशित। तो देखिए जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अप्रत्याशित। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।